नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस का रिवीजन करा रहे हैं, जो कि सारी के सारे जितने सारे शिक्षा संबंधित पेपर होते हैं उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर है, प्रवक्ता ग्रेड है, टीजीटी पीटीजी है, आपका सुपर टेट है, टीटी है, सीटीटी है इत्यादि जितनी सारी कहीं पर भी अगर शिक्षा बाल विकास और शिक्षा से संबंधित प्रश्न होते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये सुनिए, आपको बहुत ही लाभदायक होगी। परीक्षा की तैयारी जारी रखिए। सुनिए ध्यान से। आज हम आपको 31 से क्वेश्चन से आगे बताने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन से आगे बताए जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विशिष्ट उद्देश्य या विशिष्टता क्या है? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में क्या था कि प्रत्येक विद्यार्थी को सन्यासी बनना पड़ता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में क्या होता था? बालक मूंछ मुड़ाता था, केस मुड़ाता था, पीले वस्त्र पहनकर भिक्षुक का बनता था और ये सामनेर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, उपदेश देने के लिए गौतम बुद्ध द्वारा कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सी संस्था थी? तो आप जानते हैं मुस्लिम काल में मकतब और मदरसा। तो मकतब जो थे प्राथमिक शिक्षा के लिए, मदरसा जो थे उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल के दौरान प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम क्या था? तो पाठ्यक्रम उनका जो जानते हैं आपका मौलवी जो साहब थे, अध्यापक जो शब्द ज्ञान और धार्मिक प्रार्थनाएं सिखाते थे। अच्छा, जो शिक्षक के जो है 3 आर्ट्स वहां पर और कुरान का वहां था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज के आरंभ में भारत में पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने की दिशा में कंपनी का क्या रवैया था? तो आप भी विकल्प देखिए। कंपनी जो है पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने के समर्थन में थे। आपको याद होना चाहिए कि जो मैकाले थे वो भारतीय शिक्षा को नहीं समर्थन करते थे, वो पाश्चात्य शिक्षा को ही समर्थन करते थे। अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखिए 1792 ईस्वी में जो बनारस के राज्य के रेजिमेंट श्री जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम शिक्षा की जिम्मेदारी कब ली थी? आपको पता होना चाहिए कि जब चार्ल्स लॉर्ड मैकाले आए थे तब से भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी हुई थी और इसे 1813 के आज्ञापत्र चार्टर के अनुसार ये बात हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा में खर्चा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकाले के विवरण पत्र द्वारा किसके बीच प्राप्त बात जो है विवाद का समाधान प्रस्तुत? आप जानते हैं मैकाले जब आए थे तो 1 लाख रुपए देने की बात की तो वहां पर पाश्चात्य और पाश्चात्य विवाद शुरू हो गया था, है ना। और जिसमें कहा गया जिनको भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए तो उन्होंने कहा पाश्चात्य शिक्षा या भारतीय शिक्षा। तो इसलिए जो है आप पुरातन पंथियों और राजनीतियों के बीच में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद हो गया था, जो संविधान की उसकी जो आज्ञापत्र की धारा 43वीं धारा को लेकर था। और ये 1813 से 1833 तक ये चला था। अगला क्वेश्चन है, अधोमुखी निस्संदन परिकल्पना। आप जानते हैं अधोमुखी को निस्संदन सिद्धांत भी कहते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो शिक्षा में अधोमुखी सिद्धांत का अर्थ होता है समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग से शिक्षा का प्रकाश सर्वसाधारण तक पहुंचे, और ये मैकाले द्वारा दिया गया था। तो निस्संदन सिद्धांत या छनायक सिद्धांत ने कहा था कि जो शिक्षा उच्च वर्ग को दे दी जाए और उच्च वर्ग से जो समीप जो लोग होंगे धीरे धीरे वो सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 का घोषणा पत्र उड घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका ए विकल्प देखिए, चार्ल्स वुड इस विज्ञप्ति के लेखक थे। तो 1854 में चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था, उसी के नाम पर ये घोषणा पत्र बनाया गया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य मात्र के विकास हेतु स्वामी विवेकानंद के विचार एवं सिद्धांत क्या थे? स्वामी विवेकानंद भी विकल्प देखिए, ने कहा था मनुष्य के अंतर्जात
लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार रहना चाहते हैं। उसके अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इसका विश्वास था कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी नहीं होते हैं, तब तक ज्ञान, कर्म, भक्ति योग से कल्पना की वस्तुएं थे। तो स्वामी विवेकानंद का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद किस प्रकार जन शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं? तो आप इसका सी विकल्प देखिए, संपूर्ण विकास में सुधार लाने के लिए जन समूह में जागरूकता पैदा करना चाहते थे। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? देखो, वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, ध्यान रखना। आपको शिक्षा मनोविज्ञान में जो आपको 3 विधि बताई गई हैं, है ना, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी। तो यहाँ पर गाथा वर्णन विधि आपका वस्तुनिष्ठ नहीं है, बाकी सब जो है। अगला क्वेश्चन, राजनैतिक आंदोलनों में छात्रों की भागीदारी के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय के क्या विचार थे? तो इसका पहला विकल्प देखिए कि राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम उपयोग की वस्तु क्या है? तो नवीनतम उपयोग यहाँ पर इंटरनेट है, बाकी ये सब पुराना है। अगला क्वेश्चन, प्रौढ़ों को जो पढ़ाया जाता है उसमें वे न भूलें, ये देखने के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में कौन सा कार्य किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, प्रौढ़ों के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कार्यक्रम को प्रासंगिक बनाना चाहिए। इस प्रकार प्रौढ़ों को जो पढ़ाया जाएगा वो भूलेगा नहीं। और अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्य के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? आप जानते हैं शिष्य और वहां पर पिता पुत्र का संबंध था। देखिए इसका विकल्प जो है डी विकल्प देखिए, पुत्र जैसा व्यवहार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस तरह दंड दिया जाता था? वहां पर जो है बहुत कठोर दंड नहीं था, उपवास कराया जाता था, है ना, ये सब कराए जाते थे, हल्के फुल्के शारीरिक दंड दिए जाते थे। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जब किसी शिष्य को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो वो किसके पास जाता था? तो वो स्वयं ही समाधान ढूंढने के प्रयास करने जो है करता था, और उसमें जो परिषद बना था गुरुओं का परिषद, उसके पास जाता था। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। डी विकल्प देखिए, गांधी जी की शिक्षा से प्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, मस्तिष्क, आत्मा में उच्चतम या सर्वांगीण विकास से है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन जो आंतरिक है वो बाहर से थोपे गए अनुशासन से अच्छा होता है। आंतरिक अनुशासन का तात्पर्य क्या है? आप इसको देखिए, अनुशासन जिसका अनुसरण व्यक्ति आत्मा के अनुभूति के फलस्वरूप करता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। नई तालीम शिक्षा, आप जानते हैं गांधी जी ने नई तालीम शिक्षा और आधारभूत शिक्षा, बेसिक शिक्षा योजना की जो है, तो ये दस्तकारी शिल्प आधारित था, इसमें स्वरोजगार की संभावना के लिए बात की थी। विश्व भारती में शिक्षक शिक्षण कॉलेज को किस नाम से जानता था? तो यहाँ पर विनय भवन कहा जाता। देखिए विश्व भारती में क्या क्या कहा जाता था? जो शिक्षा भवन था वो उच्चतर माध्यमिक की शिक्षा संस्था थी, विद्या भवन था ये उच्च शिक्षा की संस्था थी, विनय भवन जो था अध्यापक प्रशिक्षण की संस्था थी, कला भवन जो था इसमें ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से ये विश्व भारती में संस्थाएं चलती थी। अगला क्वेश्चन है, मैं एक कवि एक राजनेता था, दार्शनिक नहीं, ये किसका कहा? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको कहा था। शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की गई थी। तो शांति निकेतन आश्रम की स्थापना 1901 में की गई थी, जो बोलपुर कलकत्ता में है ना। इसका पहले जो है नाम शांति निकेतन रखा गया और बाद में इसका नाम विश्व भारती कर दिया गया। त्रिभाषा सूत्र किस लिए सुझाया गया था? त्रिभाषा सूत्र जो है आपको संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सुझाया गया था, कि उर्दू के लिए, कि मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा के लिए, कि अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य आधुनिक यूरोपियन भाषा के लिए। सी विकल्प देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बताया गया था कि राज्य सरकार को माध्यमिक शिक्षा स्तर त्रिभाषा सूत्र अपनाया लागू करना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा सूत्र में यह निर्देश देता है कि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी व अंग्रेजी के अलावा किसी एक आधुनिक भाषा को
जिसमें किसी दक्षिण भारतीय भाषा को वरीयता दी जाए, तथा अहिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी के साथ हिंदी को रखना चाहिए। अगला, किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया? तो उच्च शिक्षा आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का, शिक्षा आयोग खोलने को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो यहाँ पर बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन एक ही समय में लाखों तरह की सूचनाएं प्रदान कर सकता है, मगर ये बहुत बड़े आरोप के घेरे में है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डी विकल्प देखिए, ये गुंडागर्दियों का पूर्ण दृश्यों को दर्शाता है ना। तो इसमें लगभग आप देखते हैं कि दूरदर्शन शिक्षा का अत्यंत आकर्षक एवं सबल साधन है। इसके माध्यम से औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी जा सकती हैं। दूरदर्शन के अलावा बच्चों के अन्य जो है कार्यक्रम आते हैं, इससे क्या होता है, हमेशा आरोपों से घिरा रहता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह की शब्ददृश्य शिक्षण प्रणाली के होते हुए भी शिक्षक की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सी विकल्प देखिए, शिक्षा में शब्ददृश्य सामग्री के प्रयोग होने से निरौपचारिक शिक्षा के उपकरणों को बल मिलता है, लेकिन औपचारिक शिक्षा के लिए शिक्षक का होना अपरिहार्य है, क्योंकि उसके चरित्र और व्यक्तित्व का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार आपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चन का रिवीजन किया। आप देखिए, आपकी तैयारी और अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।